सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के बारे में। बेसिकली बहुत सारे लोग नेट का फॉर्म भरते हैं और बहुत सारे लोग इसकी तैयारी भी कर रहे हैं अभी, और बहुत सारे लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। एग्ज़ाम होता किस चीज़ के लिए है, इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे होती हैं, और बेनिफिट क्या क्या होंगे, और इन फ्यूचर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करके कहाँ कहाँ अपने करियर को बना सकते हैं। तो सारी चीज़ों की डिस्कशन हम करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेट के एग्ज़ाम के बारे में। बेसिकली नेट का जो एग्ज़ाम होता है आप सभी को पता होगा, NET नेट होता है, राइट। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, पात्रता परीक्षा, ठीक है। तो ये हिंदी के अंदर इसको बोला जाता है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। इंग्लिश के अंदर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं। अब बेसिकली ये टेस्ट होता क्या है, इसको जरा समझते हैं। देखिए, ये टेस्ट सबसे पहली चीज़ तो कंडक्ट कराया जाता है NTA के द्वारा। NTA क्या है? एक टेस्टिंग एजेंसी है बेसिकली गवर्नमेंट की। उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट हैं, डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम्स हैं, उनको कंडक्ट कराने के लिए। तो NTA का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये UGC के अंडर यहाँ पे रहती है, मतलब UGC के अंडर काम करती है। और यहाँ पे जो ये एग्ज़ाम होता है, ये साल में 2 बार यहाँ पे जनरली कंडक्ट किया जाता है। एक्सेप्शन है इसके अंदर कि लास्ट टाइम कोविड का टाइम था, उस टाइम पे ये एग्ज़ाम आपके बेसिकली 2 बार, कहाँ एक बार भी आपका कंडक्ट नहीं किया जा सका। बट यहाँ पे जनरली इसका अगर हम शेड्यूल देखें तो ये 2 बार कंडक्ट होता है। एक आपका ये दिसंबर में करवाया जाता है और एक आपका ये जून में करवाया जाता है। तो ये एग्ज़ाम 1 साल के अंदर 2 साइकिल में देखा जाता है जनरली। और अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम को कि ये एग्ज़ाम होता क्या है। देखिए, अगर आप लोग स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, किसी 12th तक के स्कूल में अगर आप लोग पढ़ाना चाह रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक के लिए, तो वहाँ पे आप सभी को पता है टीचर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। BEd आपके पास में होना चाहिए, प्लस इसके अंदर TET मांगते हैं, राइट। TET आपका अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, UTET होता है, CTET होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो ये एलिजिबिलिटी यहाँ पे रहती है स्कूल के लिए। अगर आप प्राइमरी में पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको पता है DLED वहाँ पे होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो यहाँ पे DLED की डिग्री लेनी होती है। इसी तरीके से अगर क्या हो कि आपको कॉलेज में पढ़ाना हो, अगर आपको कहीं पे डिग्री कॉलेज में पढ़ाना हो या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में अगर आपको पढ़ाना हो, तो वहाँ पे फिर आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए रहेगी। तो सबसे पहली चीज़ जो बेसिक चीज़ है वो ये कि आपको नेट पास करना पड़ेगा। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा अगर आपको कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आपको पढ़ाना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे PG तो आप लोग कर लेते हैं, लेकिन PG करने के बाद डायरेक्टली आप कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते। वो मैं बात नहीं कर रहा कहीं पर आपका कोई नोन होता है, वो आपको पढ़ाने के लिए बोल देते हैं कॉलेज में, बट हाँ ऑफिशियली आप नहीं पढ़ा सकते हैं। कुछ टाइम के बाद जब इंस्पेक्शन होता है, जब वहाँ पे आपका बेसिकली टीम आती है यूनिवर्सिटी की, तो फिर आपकी डिटेल वहाँ पे नहीं दी जाती, या तो फिर आपको कॉलेज छोड़ना पड़ता है क्योंकि आपके पास में इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। अभी तक जो इंडिया के अंदर होता आ रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं बेसिकली कि यहाँ पे UGC ने एक गाइडलाइंस जारी करी थी पहले। अभी लेटेस्ट की मैं बात करूँगा, उससे पहले जो प्रीवियसली चलते आ रही है उसके अंदर बोला गया है या तो आप PhD होने चाहिए, जिस रेलेवेंट सब्जेक्ट में आप टीचिंग करना चाह रहे हैं उसमें आपका PhD होना चाहिए, या तो फिर आप नेट क्वालिफाई होने चाहिए। क्लियर। अब ये जो नेट है बेसिकली उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कब हम इसको अप्लाई करते हैं, तो जब आप सबसे पहले PG इसके अंदर होना चाहिए। PG का मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएट इसके अंदर होने चाहिए। UG वाले पर्सन, UG वाले कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब जिन्होंने खाली ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो उसके अंदर एलिजिबल नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके एटलीस्ट 55% स्कोर होना चाहिए। कम से कम 55% आपका जो इसके अंदर परसेंटेज है वो होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, फॉर जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो उसके अंदर 50% है, यानी कि 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है जो आपके SC ST OBC वाले जो कैंडिडेट हैं उनको, तो उनको एटलीस्ट 50% स्कोर करना चाहिए PG के अंदर अगर आपको अपीयर होना है नेट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है बात।
तो ये तो आपके एक इसेंशियल या मैंडेटरी क्वालिफिकेशन यहाँ पे हो जाती है। अब दूसरी बात ये आती है कि चलिए आप पीजी कर रहे हैं और कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि हम लोग पीजी में हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में हैं, ये डिग्री हमारी ख़त्म होने वाली है, तो क्या हम अपीयरिंग में इसको अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को? तो बिल्कुल आप अपीयरिंग के अंदर भी इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। आप चाहे 3rd सेमेस्टर में हैं, आप चाहे 4th सेमेस्टर में हैं, तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अपीयरिंग का ऑप्शन आता है वहाँ पे, जब आप फॉर्म यहाँ पे भरते हैं तो वहाँ पे आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम कि ये तो बात हुई नेट की। अब इसके अंदर हम लोग बात करेंगे जेआरएफ की। अब ये जेआरएफ क्या होता है? आपने बहुत बार देखा होगा नेट के साथ में नेट जेआरएफ लिखा हुआ आता है। बेसिकली ये जो नेट जेआरएफ है ना, ये है नेट का एग्ज़ाम ही, लेकिन इसके अंदर कुछ जो टॉप के कैंडिडेट्स होते हैं। सबसे पहले चलिए टॉप के कैंडिडेट को समझने से पहले मैं इसके अंदर बता देता हूँ कि इसके अंदर रिजल्ट किस तरीके से आता है। क्या इसके अंदर एग्ज़ाम क्वालिफाइंग होता है? क्या इसके अंदर सीट्स लिमिटेड होती हैं? क्या चीज़ें होती हैं? तो इसके अंदर होता क्या है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को क्या करना होता है, हर साल कुछ स्केल पे कुछ परसेंटेज बच्चे पास करने होते हैं। जैसे पहले ये परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा था, पहले अराउंड 15% के अराउंड बच्चे पास किए जाते थे नेट के एग्ज़ाम में, और 5% के अराउंड पास किए जाते थे जेआरएफ में। प्रीवियसली ये चलता हुआ आ रहा था काफ़ी 3-4 साल पहले तक का, राइट। जब से यहाँ पे पहले क्योंकि यूजीसी करवाता था, जब से एनटीए को ये दिया गया है, एनटीए अब करवा रहा है इसको, पहले इसको इस एग्ज़ाम को यूजीसी करवाता था, राइट। जब से एनटीए के पास में चार्ज आया है इस एग्ज़ाम को करवाने का, तब से इसके अंदर नॉर्म्स थोड़े से चेंज हो गए हैं। अब इसके अंदर 5% के अराउंड जो स्टूडेंट होते हैं वो नेट में निकाले जाते हैं, मतलब नेट पास हो जाते हैं, और जो आपके 1% टॉप के जो कैंडिडेट होते हैं वो जेआरएफ बनते हैं। मतलब जेआरएफ का मतलब क्या हो गया? जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है उनको। अब ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप किस चीज़ के लिए यहाँ पे मान्य होती है, किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल होती है? तो ये आपको पीएचडी करने के लिए बेनिफिशियल होती है। अगर आप टॉप के 5% में इंक्लूड हो गए हो तो आपको नेट की यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, मतलब आप नेट पास कर लेंगे। और अगर आप टॉप के 1% में इंक्लूड हो जाते हैं तो आपको नेट की सर्टिफिकेट के साथ साथ जेआरएफ का अवार्ड लेटर भी मिलता है, मतलब आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अवार्ड किया गया है अगर आप टॉप में 1% में इंक्लूड होते हैं। तो जब भी आप इसके अंदर फॉर्म को फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करते वक्त आपसे पूछा जाता है कि आप क्या नेट के लिए अपीयर हो रहे हैं या फिर नेट जेआरएफ दोनों के लिए अपीयर हो रहे हैं। ये आपसे यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन। अगर आपने खाली नेट के लिए अपीयर होना है तो आप खाली नेट पे क्लिक कर सकते हैं, अगर नेट जेआरएफ के लिए हो रहे हैं तो दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर फीस आपकी सेम ही रहने वाली है। अगर आप नेट के लिए अप्लाई होते हैं तो भी आपकी फ़ीस वही रहेगी, अगर आप नेट जेआरएफ के लिए अप्लाई होते हैं तब भी आपकी फ़ीस वही रहेगी। लेकिन इसके अंदर ये दो चीज़ें पूछी क्यों जाती हैं आखिर? आप तो कहेंगे कि हर कोई यहाँ पे नेट जेआरएफ के लिए अप्लाई करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। नेट जेआरएफ के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास में एज लिमिट होती है, कुछ टाइम पीरियड का फिक्स एज लिमिट होती है। उस एज लिमिट तक का आपने अगर जेआरएफ के लिए अप्लाई किया तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद आप जेआरएफ क्वालिफाई कर भी लेंगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आसानी से आप लोगों को उसके अंदर एज जो मिल जाएगी, जो क्राइटेरिया उसके अंदर है। और दूसरी चीज़ की जिनकी ऑलरेडी पीएचडी हो चुकी है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी ऑलरेडी पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है बट उनका अभी तक नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं ऐसे जो कि काफ़ी टाइम से नेट की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी पीएचडी उनकी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, और नेट उनका नहीं हुआ है क्योंकि नेट जो है मैंडेटरी एक एलिजिबिलिटी यहाँ पे है। तो इसके लिए भी वो लोग क्या करेंगे, उनको जेआरएफ करके कोई बेनिफिट नहीं है, उनको सिर्फ क्या चाहिए, नेट की क्वालिफिकेशन चाहिए। क्योंकि जेआरएफ का मतलब हो गया जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और ये जो जेआरएफ की बेसिकली अवार्ड लेटर होता है, ये आपके जब आप पीएचडी का एडमिशन लेने जाते हैं या फिर आप एमफिल के एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको इसके अंदर फेलोशिप मिलती है। फेलोशिप मिलती है किसकी वजह से? जेआरएफ की वजह से, नेट जेआरएफ की वजह से। कितनी फेलोशिप मिलती है उसकी मैं आगे बात करूँगा, लेकिन इनिशियली आपको इतना समझना ज़रूरी है कि अगर हम नेट जेआरएफ कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ दी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर आपका बिना रिटन एग्ज़ाम दिए आपका एडमिशन होता है। ऑल्दो कि आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ेगा बट उसके अंदर रिटन एग्ज़ाम आपका एग्जम्प्टेड होता है, सभी तरह की यूनिवर्सिटी में लगभग होता है। आईआईटी आईआईएम तक में ये चीज़ फॉलो की जाती है क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है नेट जेआरएफ का काफ़ी टफ लेवल का होता है।
तो इसके अंदर हर यूनिवर्सिटी इसको क्या करती है, एक तरीके से अपना परमिट करती है कि यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे नेट JRF, हम उनके लिए एक अलग से सीट्स रखेंगे। मतलब उनको हम लोग क्या करेंगे, सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और साथ में इंटरव्यू क्रैक करने के बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन के बाद आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। मतलब आपको इसके अंदर फेलोशिप मिलती है, मंथली फेलोशिप आपको मिलती है, जो कि डिस्पर्स कौन करता है, यहाँ पे UGC करता है। UGC के द्वारा ये फेलोशिप दी जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है बात। अब एक चीज़ तो मैंने ये क्लियर कर दी है। दूसरी चीज़ ये कि ये तो मैंने बात करी किसकी, नेट JRF किसकी बात करी है, UGC की। आगे से इसको मैं UGC भी लिख देता हूँ। एक दूसरा नेट का एग्ज़ाम होता है जिसको CSIR करवाता है, राइट। ये होता है साइंस के स्टूडेंट के लिए। ये सभी तरह के बाकी के जो साइंस के अदर स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे UGC नेट में आ जाते हैं, UGC नेट JRF का एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन कुछ हमारे जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए CSIR यहाँ पे एग्ज़ाम को करवाता है, जो कि सेम लेवल का एग्ज़ाम होता है। मतलब नेट का ही एग्ज़ाम होता है, बट इसको कंडक्ट करने के लिए एक दूसरी बॉडी बनाई गई है जो कि आपकी CSIR है। CSIR आप सभी को पता ही होगा। तो वो यहाँ पे इस साइंस के स्ट्रीम के कराती है स्टूडेंट के लिए। ठीक है बात। और जो एक साइंस का जो सब्जेक्ट होता है ना, लाइफ साइंस आपने सुना होगा, तो लाइफ साइंस का जो होता है ना एग्ज़ाम, वो UGC ही करवाता है, NTA ही मतलब उसको करवाती है। लेकिन जो आपका उसके अदर सारे सब्जेक्ट है साइंस के, वो CSIR के जो बॉडी है वो करवाती है। इसके अंदर जो पैटर्न है वो दोनों एग्जाम का अलग अलग है। CSIR के अंदर आपको पैटर्न अलग मिलेगा, इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, इसके अंदर आपको सिंगल पेपर देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हम ये UGC की बात करते हैं, UGC जो बेसिकली जो NTA एग्ज़ाम करा रही है, NTA नेट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपके पास में क्या होते हैं, 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर कौन कौन से होते हैं, एक पेपर होता है जनरल पेपर। अब ये जनरल पेपर मतलब सभी के लिए कॉमन पेपर होता है। इसके अंदर आपकी जनरल एबिलिटी चेक की जाती है, जिसके अंदर आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आता है, आपका ICT इसके अंदर पूछी जाती है। इसके अलावा इसके अंदर इन्वायरमेंट जो साइंस है उसको वो आपकी पूछी जाती है। इसके अंदर हायर एजुकेशन इसके अंदर आती है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, इसके अंदर टोटल आपकी 10 यूनिट होती हैं पेपर 1 के अंदर। और पेपर 1 के अंदर से क्वेश्चन एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सभी के लिए एक ही तरह का सिलेबस होता है। जितने भी सारे आपके सब्जेक्ट हैं, 50 से 60 सब्जेक्ट जितने भी हैं, NTA जिसका एग्ज़ाम करवाता है नेट का, उसके अंदर सभी को एक ही सिलेबस से क्वेश्चन आता है पेपर 1 के अंदर, जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अब दूसरी बात आती है इसके अंदर, जब हम लोग पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 1 की बात तो कर ली, पेपर 2 में क्या होता है, तो पेपर 2 आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा उसका ये पेपर होगा। जैसे आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर होगा, अगर आपका कोई अदर सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे पूछा जाएगा। मतलब इसके अंदर क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ये कॉमन नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आएंगे, और इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 50 क्वेश्चन पहले पेपर जो जनरल पेपर है आपका उसके अंदर पूछे जाएंगे, और दूसरा 100 क्वेश्चन आपके सेकंड पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। एक जो क्वेश्चन होता है आपका वो 2 नंबर का होता है, तो 300 का टोटल आपका क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है बात। अब इसके अंदर क्या है कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ दे दिया जाता है एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर जो कि आपका CBT बेस, क्योंकि ये एग्जाम होता है कंप्यूटर पे बेस होता है एग्जाम, तो CBT बेस एग्जाम के अंदर आपको टोटल 3 आवर्स का टाइम इसके अंदर मिलता है, 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है, और उसके अंदर आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है बात। टोटल 150 क्वेश्चन इन 3 आवर्स। तो आपको टाइम भी दे दिया जाता है 3 घंटे का, जो कि आपका टाइमर चलता रहेगा। उसके अलावा 150 क्वेश्चन खुले रहेंगे आपके, चाहे पेपर 1 से अटैम्प्ट करो चाहे पेपर 2 से अटैम्प्ट करो। अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप किसी भी पेपर को पहले कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर पूरा का पूरा फ्रेमवर्क रहता है। ठीक है बात। अब उसके बाद क्या होता है इसके अंदर, जब हम लोग इस आपने नेट का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, नेट का एग्ज़ाम देने के बाद एक श्योरिटी इसके अंदर कुछ भी नहीं रहती कि आप इतने नंबर स्कोर कर रहे हैं तो आपका इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अंदर जो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं वो करती हैं आपकी मेरिट के बेसिस पे, कि आपके नंबर बेसिकली औरों की अपेक्षा कितने अच्छे आ रहे हैं, और लोगों पे ज़्यादा ये डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक बार में इसकी जो मेरिट होती है वो यहाँ पे फ्लैक्चुएट करती है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इसके अंदर सीट्स तो आपकी क्या है, लिमिटेड है, जैसे 5% की हैं, लेकिन किसी ईयर के अंदर, किसी अटैम्प्ट के अंदर स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो कटअप होती है वो ऊपर चली जाती है।
किसी अटेम्प्ट के अंदर स्टूडेंट के मार्क्स नीचे गिर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कट ऑफ होती है वो नीचे आ जाती है। लेकिन एनटीए को तो क्या करना है, 5% नेट के अंदर लेने हैं, 1% आपके जीआरएफ के अंदर लेने हैं, जो टॉप के रहेंगे उन्हीं को यहाँ पे उठा लिया जाएगा। तो इसीलिए इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप अगर 50 नंबर ला गए तो आपका 100% श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, नेट क्वालिफाई आपका हो जाएगा, ऐसा इसके अंदर नहीं कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे आपने ध्यान में रखनी है। और अगर इसकी नेट की अगर आप तो तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो किस तरीके से करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सेल्फ स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी आपका सबसे बेस्ट मीडियम है इसकी तैयारी करने का। और दूसरी चीज़, अगर आप अभी कॉलेज में हैं, अगर आपका अभी कॉलेज चल रहा है, आपका पीजी चल रहा है अभी, तो सारे के सारे जो आपके यूजी प्लस पीजी के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है, क्योंकि सारा का जो सिलेबस बनता है पेपर टू का जितना भी सिलेबस बनता है वो आपके यूजी प्लस पीजी के कम्बिनेशन से बनता है। जितने भी सब्जेक्ट आज तक आपने पढ़े हैं उनके कम्बिनेशन से ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो अगर आपने यूजी और पीजी बहुत अच्छे से किया है, सारी चीज़ें आपने डिटेल में करी हैं, अपने कॉलेज में आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, तो ये एग्ज़ाम निकाल पाना आपके लिए थोड़ा सा ईजी बन जाएगा। क्योंकि इसके अंदर भी आपके बेसिकली जो क्वेश्चन होते हैं वो इसके अंदर मैंने बताया 100 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़ कि ये एग्ज़ाम और एग्ज़ामों से कैसे अलग है, देखिए इसके अंदर ना एनालिटिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं, एनालिसिस वाले क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसके अंदर पूछता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर बहुत ज़्यादा आती हैं। इसके अंदर 5-5 ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे, 6-6 ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर एलिमिनेशन आपको करना पड़ता है। तो इसकी तैयारी आपको बाकी के जो एग्ज़ाम्स हैं, बाकी के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उससे कुछ हट के करनी पड़ती है, क्योंकि एनटीए आपका एनालिसिस देखता है, आपका वे ऑफ एनालिसिस देखता है कि किस तरीके से आप चीज़ों को समझ रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर को पढ़ने हैं से ज़्यादा बेटर इसके अंदर है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, मतलब कितना पढ़ रहे हैं ये मैटर नहीं करेगा, लेकिन किस तरीके से आप उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, उस चीज़ पे ज़्यादा ये पेपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है बात। तो ये नेट जीआरएफ से रिलेटेड चीज़ होती है। और नेट जीआरएफ जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपके पास में एक तो नेट का सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है, एक आपका नेट का सर्टिफिकेट आएगा और एक जीआरएफ का आएगा। इन दोनों का डिफरेंस आपको समझना है। नेट का जो सर्टिफिकेट आएगा ना, इसकी जो वैलिडिटी की बात मैं कर रहा हूँ कि ये वैलिड कब तक रहने वाला है, तो वैलिडिटी की बात करूँ तो ये अनलिमिटेड होती है इसकी वैलिडिटी, मतलब ये लाइफ टाइम आपका लिमिटेड, मतलब एक तरीके से क्या रहता है, वैलिड रहता है नेट का सर्टिफिकेट, क्योंकि आपने एक ऐसी क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई किया है जो आपका जीवन भर काम आएगी। मतलब आप कहीं भी इंडिया के अंदर किसी भी कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, और गवर्नमेंट के अंदर तो आपको पता है या तो एपीआई बेस पे या तो फिर आपका रिटन बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, लेकिन प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर बात करें एलिजिबिलिटी की या फिर गवर्नमेंट के अंदर फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी की, तो कहीं ना कहीं नेट आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ठीक है बात। अब बात करते हैं जीआरएफ की। देखिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद में एक अवार्ड लेटर भी आपके साथ में आएगा अलॉन्ग विथ योर नेट सर्टिफिकेट। तो ये अवार्ड लेटर जो होता है इसके अंदर सारी डिटेल दी हुई थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव क्वालिफाइड नेट जीआरएफ एग्जाम फ्रॉम दिस सब्जेक्ट एक्सेट्रा, सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। और आपको इस जीआरएफ लेटर के अवार्ड होने के बाद में, जो अवार्ड लेटर है वो मिलने के बाद बेसिकली आपको विद इन 2 ईयर कहीं ना कहीं पीएचडी में एडमिशन लेना होता है, क्योंकि कोविड के टाइम पे 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया था, तो उसको 3 साल कर दिया था कोविड के टाइम पे। लेकिन अभी इसकी जो लिमिट है वो ये है कि 2 साल तक आपको विद इन 2 ईयर कहीं ना कहीं आपको एडमिशन लेना पड़ेगा पीएचडी के अंदर। अगर आप विद इन 2 ईयर जीआरएफ आपका क्वालिफाई है और विद इन 2 ईयर अगर जीआरएफ के बेस पे कहीं एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उस केस में ये जीआरएफ आपकी लैप्स हो जाती है, मतलब ये सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद आपको दोबारा से बेसिकली वहाँ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देने के बाद सारा एडमिशन प्रोसीजर करना पड़ेगा, इसके अंदर जीआरएफ आपका काम नहीं आएगा। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखना है, अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो नेट का तो अनलिमिटेड है वैलिडिटी, लेकिन जीआरएफ का यहाँ पे लिमिटेड वैलिडिटी होती है, आपको कहीं ना कहीं पीएचडी में इनरोल होना होता है। ठीक है बात। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है। ये तो डिटेल थी कि नेट का एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे हम इसके अंदर अपीयर हो सकते हैं, कितने पेपर इसके अंदर होते हैं, और इसका सिलेबस आप सभी को ऑनलाइन मिल जाएगा, जिसके अंदर
सिलेबस के अंदर पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 के अंदर आपको पता है टोटल 10 यूनिट होंगी जो कि सभी के लिए कॉमन होंगी, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट के लिए कॉमन होंगी। पेपर 2 के अंदर भी 10 यूनिट होंगी जो कि आपके डिफरेंट सब्जेक्ट के अलग अलग यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। सभी तरह के सिलेबस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हिंदी के अंदर भी मिल जाएगा, इंग्लिश के अंदर मिल जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की ये जो एग्ज़ाम होता है बाइलिंगुअल होता है। मतलब बाइलिंगुअल का मतलब इसके अंदर हिंदी में भी एग्ज़ाम होता है और इंग्लिश में भी कर सकते हैं आप। आपके पास में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके पास में यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन आता है। आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में करना चाहें इंग्लिश में भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक बार हिंदी का जो मोड है वो ऑन कर दिया तो पूरा पेपर हिंदी में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन को अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में कर सकते हैं, और जैसे ही हिंदी में आपको समझ में आ गया इंग्लिश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पूरा पेपर आपको उसमें करना पड़ेगा। जो मर्जी आपकी है, जो क्वेश्चन को आपको कन्वर्ट करना है उसको आप आसानी से यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बात। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रही आपके किससे रिलेटेड, नेट जीआरएफ के एग्जाम से रिलेटेड। अब हम आगे इसके अंदर बात करते हैं। अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद बेसिकली कितने टाइम पीरियड में आपको अवार्ड लेटर मिलेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अगर आपका नेट का एग्ज़ाम हो जाता है तो नेट के एग्ज़ाम होने के 1 to 2 मंथ्स के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। पहले आपकी प्रोविजनल आंसर की आती है, उसके बाद आपको चैलेंज के लिए बोला जाता है, चैलेंज के लिए टाइम दिया जाता है। जब आप उसको चैलेंज कर लेंगे उसके बाद आपके पास में क्या है, बेसिकली यहाँ पे फाइनल आंसर की प्लस रिजल्ट दोनों आ जाता है। अगर जब आपके पास में रिजल्ट आता है 1 से 2 महीने का रिजल्ट आपका आ जाता है, 1 से 2 महीने के बाद में स्कोर कार्ड आपको मिल जाता है। उसके 1 से 2 महीने के अंदर आपके पास में जो नेट का सर्टिफिकेट है प्लस अवार्ड लेटर में थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम लगता है, बट हाँ नेट का सर्टिफिकेट विद इन 1 to 2 मंथ आपके पास आ जाता है। और दूसरी चीज़ ये ऑनलाइन आता है, मतलब इसको आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, ये आपके घर पे पोस्ट नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज़, जीआरएफ का जो अवार्ड लेटर है आपका कहीं ना कहीं 2 से 3 महीने के अंदर ये अपडेट हो जाता है, मतलब ये अवार्ड लेटर भी आपको मिल जाएगा। अवार्ड लेटर में आपको बेसिकली पहले बाई पोस्ट आपके घर पे भेजा जाता था, लेकिन अभी ये घर पे नहीं भेजा जाता है और ये भी ऑनलाइन आपका अवेलेबल होता है वेबसाइट पे। आपके यूजीसी की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर अगर आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया तो कितना आपको फेलोशिप इसके अंदर मिलती है, कितना स्टाइपेंड आपको इसके अंदर मिलता है। देखिए, अगर आपने नेट को क्वालिफाई कर लिया, नेट जीआरएफ, पहली चीज़ तो ये नेट जीआरएफ होना चाहिए, तभी आपको इसके अंदर फेलोशिप मिलेगी। नेट जीआरएफ आपका हो गया तो अपने कॉलेज से आप पीएचडी में एनरोल करेंगे किसी कॉलेज से, वहाँ पर से आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूजीसी के पास जाएंगे, वहाँ से आपका पोर्टल बनता है, फिर केनरा बैंक के थ्रू डिसबर्स की जाती है आपकी फेलोशिप। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। फेलोशिप की अमाउंट कितनी होती है, देखिए जो फेलोशिप होती है वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होती है। टोटल 5 ईयर्स के लिए आपको फेलोशिप मिलती है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए आपको फेलोशिप मिलेगी, मतलब 5 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी कर लेनी होती है। या फिर 5 साल में पीएचडी आपकी नहीं हुई तो 5 साल के बाद भी आप पीएचडी को कंटिन्यू करें तो, लेकिन 5 साल में आपकी फेलोशिप रुक जाएगी। मतलब क्या कि अगर आपकी पहले फेलोशिप खत्म हुई या पहले पीएचडी हो गई, जो भी पहले हो गया वो चीज़ यहाँ पे मानी जाएगी, ठीक। अगर क्या हो कि आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया और उसके बाद आपका जीआरएफ हो रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर बोला जाता है कि जब भी आपका जो चीज़ आपका बाद में होगी, अगर आपने जीआरएफ पहले बाद में क्वालिफाई किया है तो जीआरएफ, क्योंकि आपको जीआरएफ पहले पीएचडी में एडमिशन हो गया तो आपको जीआरएफ जब से क्वालिफाई किया है आपने तब से आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा, तब से आपको फेलोशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने जीआरएफ पहले क्वालिफाई किया है, पीएचडी में एडमिशन आपने बाद में लिया है, तो जब आपने पीएचडी में एडमिशन लिया है तब से आपको फेलोशिप मिलेगी। तो जो भी इसके अंदर बाद में होगा वहाँ से आपकी फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगी 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए, जो कि हर मंथ आपको मिलती है, ठीक है बात। अब अमाउंट कितना होता है इसके अंदर, अमाउंट की अगर हम लोग बात करें, जो पुराना अमाउंट था, अभी तक रिवाइज अमाउंट जो था, बिना रिवाइज का अमाउंट जो था, इसके अंदर 2 कैटेगरी होती है। एक जीआरएफ की कैटेगरी होती है, एक होती है एसआरएफ की कैटेगरी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप ऑफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप इसको बोला जाता है। 2 साल तक के लिए, ये 2 ईयर्स के लिए, जब से आपकी फेलोशिप स्टार्ट हुई है तब से 2 साल तक के लिए आपको जीआरएफ मिलती है, मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, जो कि पुराने उसके अकॉर्डिंग आपका 31,000 प्लस एचआरए था, ठीक। अभी तक जो आपकी लिमिट जो रिवाइज नहीं हुई थी, जो आपके फेलोशिप रिवाइज नहीं हुई थी, तो उसमें 31,000 प्लस एचआरए आपको मिलता है। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस।
किराया आपको मिलता है रहने के लिए। अब ये अलग अलग सिटी में अलग अलग यहाँ पे है, तो अपनी सिटी का आप देख सकते हैं कि आपके सिटी के अंदर कितना किराया है। 4 इसके अंदर कैटेगरी अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, अगर आप 2 साल पूरे कर लेते हो तो अगले 3 साल के लिए आपको SRF मिलती है, ठीक है बात। तो SRF के लिए बेसिकली आपको 37,000 प्लस HRA इसके अंदर पुरानी लिमिट में था, ठीक। 37,000 प्लस HRA आपको इसके अंदर मिल जाता है। अब इसके अंदर जो लिमिट है वो यहाँ पे, ये मंथली बात कर रहा हूँ मैं, हर मंथ की। और इसके अलावा आपको JRF के अंदर, एक मिनट, मैं ये फेलोशिप का आपको समझ में आ गया। अब मैं इसके अंदर और बात कर रहा हूँ। JRF के अंदर आपको 10,000 का बेसिकली ईयरली 10,000 पर ईयर का आपको कंटीजेंसीज का मिलता है। कंटीजेंसी मतलब कंटीजेंसी ग्रांट मिलती है, मतलब इसके अंदर आप अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं, बुक्स वगैरह लेना चाहते हैं, कोई जर्नल लेना चाहते हैं, कोई अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेना चाहते हैं जो आपकी PhD में हेल्पफुल रहेगा, तो उसके लिए 10,000 पर ईयर का आपको यहाँ पे ग्रांट मिलता है। और यही 20,000 हो जाता है जब भी आपकी SRF होती है। तो SRF के अंदर 20,000 पर ईयर का आपको यहाँ पे ग्रांट मिलती है कंटीजेंसीज की, जिसका कि आपको बिल वगैरह कॉलेज में सबमिट करना होता है, ठीक है बात। तो ये तो बात हुई JRF और SRF की। अब इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आपका न्यू लिमिट है, जो रिवाइज्ड आपकी हुई है फेलोशिप, अभी अभी जस्ट आपकी फेलोशिप रिवाइज्ड हुई है। आपके जो 4-5 दिन पहले ये फेलोशिप की जो अमाउंट है वो रिवाइज हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो 31,000 JRF की अमाउंट थी ना, उसको रिवाइज करके 37,000 यहाँ पे कर दी है, ठीक है बात। और उसके अलावा जो आपकी 47,000 थी, आई थिंक ये आपकी कितनी कर दी है, 52 के अराउंड यहाँ पे कर दी है। अभी मैं इसका अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूँ, अभी फिक्स मुझे नहीं पता इसका, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ इतना आपका बढ़ा दिया गया है यहाँ पे। 31,000 का आपका 37,000 प्लस HRA यहाँ पे कर दिया है। इसकी लिमिट आप देख सकते हैं। अभी जो लोग नए ज्वाइन करेंगे, नए PhD में अगर आप लोग इनरोल होंगे तो आपका नई लिमिट से ही आएगा, क्लियर। लेकिन जो पुराने कैंडिडेट हैं, जिन पुराने कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी एडमिशन लिया है, तो उनको 1 जनवरी 2023 से एरियर भी मिलेगा। इसका एरियर भी आप लोगों को मिल जाएगा। जब भी ये आपका अमाउंट आएगा, जब भी आपके फेलोशिप इंक्रीज हो जाएगी, 31,000 जो था उसका 37,000 आपका हो जाएगा। उसके बाद जितने महीने का एरियर है 6,000 पर जो आपका बच रहा है यहाँ पे हर महीने का, और इसके अलावा HRA का अमाउंट भी तो है। तो वो जो अमाउंट है बेसिकली उसका एरियर भी आपको मिलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरली मेंशन है 1 जनवरी 2023 से ये लिमिट जो है वो रिवाइज की जाती है, ठीक है। तो ये फेलोशिप की अमाउंट की जो लिमिट है वो आप इंटरनेट पे आसानी से देख सकते हैं, और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये सारा जो सिनेरियो था वो आपका किसका था, नेट JRF के एग्ज़ाम का था। आई होप कि सारी चीज़ें आपकी क्रिस्टन क्लियर हो गई होंगी। नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर आप करना चाह रहे हैं तो अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। अगर आप इन फ्यूचर अपने किसी कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं और फिर प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको नेट तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। और रिसेंट में जो नोटिफिकेशन निकला था आपका UGC का, तो उसके अंदर बोला गया था नेट ही मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी रहेगी। लेकिन PhD अगर पर्सन है तब भी आपकी नेट जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी तो आपकी रहेगी। मतलब जैसे आपका होता ना कि अगर आप B.Ed भी हो गए लेकिन आपका TET नहीं है, तो आपको किसी स्कूल में तो ले लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में आपको नहीं लिया जाता है। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी चीज़ें चलने वाली हैं। अगर आप PhD कर भी लें तो आपका कहीं ना कहीं नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर USET होना चाहिए, सेट होना चाहिए ना। किसी भी, जैसे उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे USET चलता है। इसी तरीके से कहीं का अगर आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र सेट चलता है, वहाँ पे MSET चलता है। तो इसी तरीके से हर एक स्टेट का या तो सेट होना चाहिए या तो आपका नेट होना चाहिए। अब सेट स्टेट लेवल का होता है, अगर आपका किसी एक स्पेसिफिक स्टेट का एग्जाम क्वालिफाई है तो आप विद इन स्टेट ही पढ़ा सकते हैं, उस स्टेट से बाहर नहीं पढ़ा सकते। लेकिन अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी किसी भी कॉलेज में टीच कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट इसके अंदर होता है। अगर आप JRF क्वालिफाई कर लेते हैं फिर तो आपको स्टाइपेंड मिलता ही है, मतलब फेलोशिप मिलती है हर मंथ की। तो उससे फेलोशिप से आपको क्या रहता है, एक तरीके से उसके अंदर जॉब करना अलाउड नहीं रहता। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप JRF करते हैं और उसके बाद PhD में इनरोल होते हैं तो आपको कहीं पे अर्निंग आपकी नहीं होनी चाहिए, मतलब आप फर्दर जॉब नहीं कर सकते कहीं पर ही। इसके अलावा आपको डिपार्टमेंट में रेगुलर जाना पड़ता है और वहाँ पे आपकी जो अटेंडेंस है वो भी यहाँ पे होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप इनरोल हो जाएंगे PhD के अंदर। तो सारे कॉलेज के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, तो उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे चीज़ें चलेंगी।
क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी थी, हर किसी के समझ में ये चीज़ें नहीं आती, इतने डिटेल में आपको कोई बताता नहीं है, इसलिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रहता है। तो सारी चीज़ों को मैंने क्रिस्टन क्लियर कर दिया है, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और नेट जीआरएफ से रिलेटेड किसी भी तरह की आपको कन्फ्यूजन होती है या कोई भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है। और इसके अलावा मैं व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे रहा हूँ 8394948137, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए रहती है इसके रिगार्डिंग। और कॉमर्स की जो क्लासेस हैं और पेपर 1 की जो क्लासेस है, पेपर 1 आपको पता है कॉमन ही होता है सभी के लिए, तो ये इसकी क्लासेस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और ऑलरेडी यूट्यूब पे काफ़ी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट भी डली हुई हैं, पेपर 1 की भी डली हुई हैं और पेपर 2 की भी डली हुई है कॉमर्स की, तो उनको आप एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा कोई और क्वेरीज रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।